हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है। जैसे एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अधिकांश बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे √2, √3, √5 को हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हमें ये सिद्ध करना होगा कि √2, √3, √5, √7 ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध तो करना है, लेकिन सिद्ध करने से पहले हमें कुछ बातें और जाननी होंगी, कुछ बातें और समझनी होंगी। जिसमें पहली बात आपको ये समझनी है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तो हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में तो जानते हैं। भाई, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, किसी और संख्या से नहीं कटती। जो या तो एक से विभाजित होती हैं या तो स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। लेकिन अब बात है सहअभाज्य संख्याओं की। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तो कहते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं कहूं 2 और 3, मैं कहता हूं 4 और 5, मैं कहता हूं 5 और 9, मैं कहता हूं 7 और 11, मैं कहता हूं 8 और 5, है ना। ये सभी के सभी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्यों? देख लो, 2 और 3 में एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं। भाई, 2 भी एक से कटेगा, 3 भी एक से कटेगा, और बाकी ये दोनों संख्याएं किसी और संख्याओं से नहीं कटेंगी, इसलिए इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 4 और 5 की बात करें, क्या 4 और 5 में एक के अलावा कुछ कॉमन है, कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं। 5 और 9 की बात करें, क्या इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ है? नहीं। क्या 7 और 11 में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ है? नहीं। क्या 8 और 5 में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ है? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याओं का जोड़ा आपको मिलेगा जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। बात आ गई समझ में? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जब हम लोग √2, √3, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो संख्याएं होती हैं, दोनों एक साथ होंगी, उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक छोटे से थ्योरम के बारे में बात करेंगे, एक छोटे से प्रमेय को समझेंगे जिसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब उस थ्योरम को समझ लेते हैं जिसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसके द्वारा हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं कैसे होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं थ्योरम कह रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, किसी और संख्याओं से नहीं कटेंगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p a² को काट देती है तब p a को भी काटेगी, a को भी विभाजित करेगी। जहां a कोई धन पूर्णांक है, a कुछ भी हो सकता है, a कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 400 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर p a² को काट देता है तो p a को भी काटेगा, है ना। कहने का कोई मतलब
कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, अब इसे हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कि दो 4 के स्क्वायर को विभाजित करती है। तब 2 4 को भी विभाजित करेगी। भाई जब पी ए स्क्वायर को काट देता है तो पी क्या करता है, ए को भी काटता है। तो यहां पर देखो, अगर 2 4 के स्क्वायर को काट देता है तो 2 क्या 4 को नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। और आप देख भी सकते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर आप 2 से 16 में भाग करोगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। और क्या 4 को हम 2 से नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 2 क्या कर रहा है 4 के स्क्वायर को भी काट रहा है और 2 क्या कर रहा है 4 को भी काट रहा है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 पी के स्थान पर है ना, यानी पी की वैल्यू कितनी है 2 है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। बात समझ में आ रही है। 2 क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर पी ए स्क्वायर को अगर काटता है तो पी ए को भी काटेगा। तो मतलब अगर 2 4 के स्क्वायर को काटता है तो 2 क्या करेगा 4 को भी काटेगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो कि 3 है ना। 3 क्या करता है 6 के स्क्वायर को काटता है। तो क्या 3 6 को नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल काटेगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि 4 है ना, 4 2 के स्क्वायर को काटता है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 ही तो आएगा। तो क्या 4 से 4 में भाग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 4 4 को काट देगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर 4 2 के स्क्वायर को काटता है तो क्या 4 2 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा भाई। 4 से 2 के स्क्वायर में तो भाग चला जाएगा, लेकिन जब 4 से आप 2 में भाग करोगे ना तो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ पर गलती क्या होगी, यहाँ पर गलती हमसे ये होगी कि उसने कहा है कि पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है और 4 जो है ना ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। यहाँ पर आपने पी के स्थान पर क्या लिया, यहाँ पर आपने पी के स्थान पर 4 ले लिया है। और 4 क्या है भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय कहता है कि पी क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, कोई भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर पी के स्थान पर कोई भाज्य संख्या आ गई ना, हमारा सब काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पी क्या होनी चाहिए, पी हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर पी ए स्क्वायर को काट देता है तो पी ए को भी काटेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि √2, √3, √5 को हम लोग कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि √2 को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। एक बार अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ लिया तो जैसे मैं √2 को कर रहा हूं ऐसे आप √3, √5, √7 कोई भी अपरिमेय संख्या दे दे आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत ही प्यार से समझना है। ठीक है, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी अपरिमेय संख्या दे देगा और आपको सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मैं कहता हूं कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और आप तो कह रहे हो कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही तो तरीका है किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का। हम क्या करते हैं हम एक कल्पना करते हैं कि √2 अपरिमेय नहीं परिमेय है। हम एक कल्पना करेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है और इसे परिमेय संख्या मानकर हम अपनी कल्पनाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे।
हम अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारी जो कल्पना है ना वो गलत हो जाएगी। हमने जो सोचा था, हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा। और अगर अगर ये बात गलत हो जाती है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो सही बात क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए यही तरीका होता है कि आप शुरू में उसे परिमेय मान लो और परिमेय मान कर उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। और सॉल्व करते करते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपकी कल्पना, आपका एजम्पशन, आपने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो जाएगी। और अगर ये बात गलत हो गई कि ये परिमेय संख्या है, तो सही बात तो ये है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही तरीका है, ऐसे इनको करना है। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन में मैंने कहा कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर आप उल्टा मान रहे हो ना, आप उल्टा मान रहे हो कि ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास नियम। हमने उल्टा मान लिया है ना, हमने उल्टा मान लिया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि √2, √3, √5, √7 को हम लोग किस मेथड से आप परिमेय सिद्ध करते हैं, तो आप बोलोगे कंट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास नियम से। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कि मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं अगर वो परिमेय है ना। तो देखो मैं कहूंगा अतः √2 बराबर क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं a/b। मैं क्या कहता हूं? a/b। ठीक है, a और b कोई भी संख्याएं हो सकती हैं जहां a और b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं। बात आ रही है समझ में? अभी मैंने शुरू में बताया था कि सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह-अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें दो संख्याओं का जोड़ा होता है और उनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो a और b क्या है? सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे मान लो कि a की जगह पर 2 हो सकता है, b की जगह पर 3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है ना। a/b का मान क्या हो सकता है? 2/3 हो सकता है। ऐसे a/b का मान 5/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इनमें आप देखो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी दो संख्याएं आपको दी गई हैं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे आप क्या बोलोगे? सह-अभाज्य संख्याएं बोलोगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि a और b अगर सह-अभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम ये बात सिद्ध कर दें कि a और b में एक के अलावा कुछ और कॉमन है, एक के अलावा कुछ और कॉमन है, तो बात बन जाएगी। बात क्या बन जाएगी? भाई हमने कहा कि a और b सह-अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक ही कॉमन होगा। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि नहीं a और b में एक के अलावा भी कुछ कॉमन है, तो ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, तो ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हुई तो √2 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि √2 बराबर क्या है? a/b। हमने क्या किया? हमने √2 को a/b के बराबर मान लिया है। मतलब ये कि अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं तब ये परिमेय संख्या है, अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो a और b अभी तो सह-अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनमें केवल और केवल एक ही कॉमन है। लेकिन अगर इनमें एक के अलावा कुछ और कॉमन हुआ तो ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, और अगर ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हुई तो √2 परिमेय संख्या नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात आई समझ में? तो देखते हैं इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? b का इधर गुणा कर लो तो हो जाएगा √2 b = क्या? a। b का इधर गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये हो गया √2b का स्क्वायर = क्या? a²। ठीक है, ये हम अप्लाई करेगा, √2 का स्क्वायर बोलोगे 2 आएगा, ये हो गया b² = क्या? a²। ठीक है, यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं b² = a²/2 बोल सकता हूं? इससे आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं। a²/2 का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? ये मतलब है, आप बोलोगे अतः 2a² को
विभाजित करता है। इसका ये तो मतलब हुआ कि ए स्क्वायर में आप क्या कर रहे हो, 2 से भाग कर रहे हो, तो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। तो अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तब 2 ए को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 ए स्क्वायर को काटता है तो 2 क्या करेगा, ए को भी काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। ठीक है, अब अगर 2 ए को विभाजित करता है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए में आपने 2 से भाग कर दिया, और जब आप ए में 2 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। मान लो ए का मान 4 है तो आप 4 में 2 से भाग कर रहे हो, 2 दूना 4, कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे ही जब आप ए में 2 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लो कि कितना है, सी। मान लो कि ए में जब आपने 2 से भाग किया तो क्या मिला आपको, सी मिला। ठीक है, यहां से आप ए की वैल्यू क्या निकालोगे, 2c। भाई 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे ए के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो रख देते हैं। समीकरण 1 यहां पर है ना, समीकरण 1 यहां पर है। तो 2b² इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, 2c है, तो यहां पर 2c का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2b² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये आ गया 4c²। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको यहां मिल गया क्या, यहां आपको मिल गया b² इक्वल टू कितना, 2c²। ये तो मिलेगा। यहां से आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि c² इक्वल टू कितना, b²/2। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2b² को विभाजित करता है। इसका ये तो मतलब है कि b² में आप 2 से भाग कर रहे हो, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने √2 को लिख दिया a/b, है ना, यानी √2 बराबर a/b लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो मतलब a और b में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, b का इधर गुणा कर दिया, तो b का गुणा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, √2b इक्वल टू a। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब मैंने इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये क्या आ गया, 2b² इक्वल टू a²। अब मैंने क्या किया, मैंने b² को इधर रोक लिया और 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे मिल गया a²/2। अब इसे देखकर हमें ये समझ में आता है कि 2 क्या करता है, a² को डिवाइड करता है, यानी 2 a² को विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर 2 a² को विभाजित करता है तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, इसमें अगर pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अगर 2 a² को विभाजित करता है तो 2 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या किया, अब अगर a 2 से कट जाता है, यानी अगर 2 a को विभाजित करता है तो जब आप a में 2 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैंने कह दिया कि मान लो c मिल गया मुझे। ठीक है, c मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 का इधर गुणा करके तो मुझे a बराबर 2c मिल गया। ठीक, अब इस a के वैल्यू को मैंने उठाया और समीकरण 1 में रख दिया। तो a की जगह पर मैंने क्या किया, 2c को रख दिया, तो 2c का स्क्वायर कर दिया तो क्या गया, 4c² आ गया। इस वाले 2 से ये 4 कट गया तो मुझे 2 मिल गया, यानी b² इक्वल टू 2c² मिल गया। ठीक है, अब c² को इधर रोका और 2 को इधर शिफ्ट किया तो b²/2 मिल गया। अब इसे देख के क्या समझ में आता है, इसे देख के ये समझ में आता है कि 2 क्या करता है, b² को विभाजित करता है। तो अगर 2 b² को काटता है तो 2 क्या करेगा, b को भी काटेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने शुरू में क्या किया था, मैंने कहा कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये केवल और केवल एक से ही कट सकती है, किसी और संख्या से नहीं कट सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो a 2 से कट रहा है और b 2 से कट रहा है।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पर a 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब यह है कि a और b में एक के अलावा कुछ और भी कॉमन है, और वो क्या है? 2 है। a और b में एक के अलावा कुछ और भी कॉमन है, और वो क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b सअभाज्य संख्याएं नहीं, सअभाज्य संख्याएं नहीं। बात आई समझ में? तो अगर किसी संख्या में एक के अलावा किसी और संख्या से आप भाग दे सकते हो तो वो संख्या सअभाज्य नहीं हो सकती, वो क्या होगी? भाज्य होगी। तो इसका मतलब यह है कि a और b सअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनमें आप 2 से भाग कर सकते हो, एक के अलावा इनमें आप 2 से भी भाग कर सकते हो, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। तो अगर ये सअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो कल्पना किया था उस कल्पना के अंतर्गत ये और भी दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, तभी √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर ये सअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं हुआ। तो अगर ये परिमेय नहीं तो क्या है? अपरिमेय। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां लिखोगे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ए और बी सअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि a और b सअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ है। मतलब यह है कि इन संख्याओं को आप 1 से विभाजित तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ ये संख्याएं 2 से भी विभाजित होंगी। तो अगर ये संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं तो इनमें 2 क्या है? कॉमन है। ठीक है? इस प्रकार हमारी कल्पना सिद्ध होती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? बात आई समझ में? हमने क्या किया था? हमने कहा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो a और b क्या थे? सअभाज्य संख्याएं थे। बाद में क्या होगा? बाद में a और b सअभाज्य संख्याएं नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया। तो अगर ये सअभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये परिमेय नहीं हुआ। अगर ये परिमेय नहीं है तो हमने जो कल्पना किया था वो क्या हुआ? गलत साबित हो गया, गलत सिद्ध हो गया। तो अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब क्या है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको √2 के अलावा √3, √5, √7 कोई भी अपरिमेय संख्या दे दी जाए, आप इसी तरह से सिद्ध कर दोगे। ठीक है? एक बार मैं फिर से बोल दूं, आपको जब भी कोई अपरिमेय संख्या दी जाएगी तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले कह देना है कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है? अगर वो परिमेय संख्या है तो उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया a/b। a और b क्या है? सअभाज्य संख्या है, मतलब इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है? बाद में हमको क्या करना है? बाद में हमको a और b को सअभाज्य संख्या नहीं है ये सिद्ध करना है। मतलब ये दोनों सअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सिंपल सा काम है कि अगर ये सअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही से भाग कर सकते हो। अगर इनमें किसी और संख्या से भाग चला गया तो आपने सिद्ध कर दिया कि a और b सअभाज्य संख्याएं नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सिद्ध किया कि a में हम 2 से भाग कर सकते हैं, b में हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो अगर a और b में 2 से भाग चला जाता है तो ये सअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और अगर ये सअभाज्य संख्याएं नहीं हुई तो √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कल्पना किया था ना, उस कल्पना के अंतर्गत हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो a और b क्या होंगी? सअभाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर ये सअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा, अगर ये परिमेय नहीं होगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।